नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं द बेधड़क शो। देखिए, आज द बेधड़क शो में हम बात करेंगे आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर, क्योंकि बस कुछ ही समय रह गया है लोकसभा चुनाव को। और आपको हम ये बताएंगे कैसे बीजेपी की क्या कुछ रणनीति है जिस पर काम चल रहा है। साथ ही हम सीट को लेकर भी बात करेंगे, कौन से बड़े बीजेपी से कहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली खबर के साथ, यानी कि सबसे पहली मुख्य खबर। देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो जाहिर सी बात है ये चुनाव कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है और लगातार हर एक पार्टी जोरों शोरों पर अपना प्रयास कर रही है कैसे जनता के बीच जाए, उनसे बातचीत करे। और बीजेपी की भी स्ट्रॉन्ग कोशिश यहाँ पर हो रही है। पीएम मोदी खुद अलग अलग राज्यों में जाकर वहां पर अलग अलग परियोजनाओं की सौगात लोगों को दे रहे हैं। अलग अलग मंदिरों का उद्घाटन यहां पर हुआ है। देखिए, लोकसभा चुनाव में इस बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कभी भी आ सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर मंथन के बाद और लिस्ट के लिफाफे पर आलाकमान ने मुहर लगाई है। अब जब ये लिफाफा खुलेगा तो पता लगेगा किसका टिकट कटा है, किसकी लॉटरी लगी है। कहा जा रहा है कि इसका पता किसी भी वक्त लग सकता है और माना जा रहा है कि पहले भी बीजेपी इस चुनाव में बड़ा सरप्राइज कर सकती है। तो वहीं राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों में से करीब 20 सीटों पर चेहरा बदलने की तैयारी बीजेपी आलाकमान ने शुरू कर दी है। अब ऐसे में सिर्फ कुछ सीटों को छोड़कर सभी पर बदलाव की तैयारी बीजेपी ने की है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। बीजेपी की लिस्ट कई ट्विस्ट, किसे मिला मौका, किसका नाम कटा, कौन कहां से लड़ेगा लोकसभा चुनाव, सियासी मायनों की सूची खोलेगी राज, 400 पार का नारा कौन लगाएगा जयकारा। इस बार लोकसभा चुनाव का रण कई मायनों में खास है, खासतौर से इसलिए कहा जा रहा है कि जो इस बार होने जा रहा है वो बीते 10 सालों में नहीं हुआ। सत्ताधारी दल बीजेपी का पूरा जोर 370 सीट के साथ सहयोगी दलों के साथ रिकॉर्ड 400 पार से अधिक सीट अपनी झोली में लाने पर है। इसके लिए बीजेपी अपने खास प्रतिद्वंदी कांग्रेस और सहयोगी इंडिया को तोड़ने में रात दिन एक किए हुए है। बीजेपी ने इसके लिए पूरी तरह से बड़ी सियासी जंग छेड़ दी है। बीजेपी की इन चालों से विपक्ष भी पूरी तरह से तिलमिलाया है। जब जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार है तो हर दल अपनी तैयारी में जुटा है। इस कड़ी में बीजेपी ने 17 राज्यों के नामों को लेकर घंटों तक पहली सूची के प्रत्याशियों के नामों पर मंत्रणा की। इसमें नाम के साथ हर सीट की जीत की गणित और वहां की केमिस्ट्री का ख्याल रखा गया। सूत्रों के हवाले से कई जानकारियां मिल रही है और कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी समेत कुछ बड़े नामों का भी ऐलान पहली लिस्ट में ही हो सकता है। तो वहीं बीजेपी के बड़े रणनीतिकार और गृह मंत्री अमित शाह के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम का भी ऐलान भी इस लिस्ट में हो सकता है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कई राज्यों में अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट समझौता फाइनल कर लिया है। सूत्रों की माने तो 155 लोगों की ट्विस्ट वाली सूची में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान से कुछ मंत्रियों के टिकट बीजेपी काट सकती है। उम्मीदवारों की पहली सूची में मध्य प्रदेश की 12 से 15 सीटें घोषित हो सकती है और कई नाम चौंकाने वाले भी होंगे। दिग्गज नामों में शामिल हैं पीएम मोदी को वाराणसी से, अमित शाह को गांधीनगर, राजनाथ सिंह को लखनऊ से, स्मृति ईरानी को अमेठी से उतारा जा सकता है, कोटा से ओम बिरला, तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा के संभलपुर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर या गुना, शिवपुरी और शिवराज सिंह चौहान को भोपाल या विदिशा से आम चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसमें संबित पात्रा को ओडिशा के पुरी से टिकट मिल सकता है। देखिए, पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी शामिल राज्यों के सीएम की मौजूदगी में हुई बैठक में चुनाव रणनीति के साथ ही मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सांसदों के टिकट कटने पर चर्चा हुई। भाजपा सूत्रों की माने तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और सागर में मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। यहाँ चौंकाने वाले नए चेहरे भी होंगे। भाजपा ने इस साल विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री, 5 सांसद और राष्ट्रीय महासचिव को उतारा था। इसी तर्ज पर लोकसभा चुनाव में भी दिग्गजों को उतारा जा सकता है। पार्टी का मानना है कि इससे जीत का अंतर बढ़ेगा। तो वहीं राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। अब उम्मीदवारों के नाम को लेकर जयपुर से दिल्ली तक बैठकों में मंथन हो चुका है। जयपुर में कार्य समिति हुई। बैठक में 3 नामों का पैनल तैयार किया गया।
हर सीट पर 3 नाम तय किए गए हैं। इसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी हर सीट पर 3 नाम तय किए गए हैं। उसके बाद कई बदलाव हुए थे। वैसे राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिनमें से 20 सीटों पर चेहरा बदलने को लेकर राजस्थान में जितनी बैठक होनी थी वो हो चुकी है। अब दिल्ली में नामों पर अंतिम मुहर लगेगी, जिनमें से किश्तों में टिकट के नाम की घोषणा होगी। सबसे पहले राजसमंद, जयपुर ग्रामीण, अलवर, चूरू और बीकानेर का नाम है। यहाँ पर बीकानेर को छोड़कर सभी चारों पर बदलाव होगा, जिनके नाम भी फाइनल हो चुके हैं। अब इससे पहले राजस्थान में विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने 7 सांसदों को यहाँ पर उतारा था। इसमें से चुनाव जीतकर आए विधानसभा पहुंचे, जिनमें से 3 सरकार में मंत्री हैं। सबसे ज्यादा टिकट बदलाव की संभावना तो पश्चिमी राजस्थान में बताई जा रही है। यहाँ भाजपा को विधानसभा चुनावों में काफी नुकसान उठाना पड़ा था। देखिए, बीजेपी के नामों की सूची को लेकर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार की रणनीति पर बीजेपी आलाकमान ने मंत्रणा की। उत्तर प्रदेश में तो भाजपा सहयोगी दलों के लिए 6 सीट छोड़ सकती है। इस राज्य में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा अपना दल, आरएलडी और अन्य पार्टियों को 6 सीटें दे सकती है। इसके साथ ही बिहार को लेकर कहा गया कि सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद लिस्ट आएगी। यहाँ बीजेपी का नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, लोजपा, हम पार्टी से गठबंधन। अभी पार्टियों में सीट शेयरिंग फाइनल नहीं है और इसीलिए बीजेपी ने यहाँ कैंडिडेट्स घोषित करने की संभावना कम है। बहरहाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ है। साथ ही कहा जा रहा है कि बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन को ध्यान में रखते हुए 33% टिकट महिलाओं के नाम शामिल किए हैं। इसे लेकर लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है और आने वाली लिस्ट की ट्विस्ट में नारी शक्ति भी एनडीए को 400 पार ले जाने का नारा बुलंद करती दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन देश अब लोकसभा चुनाव के रंग में रंगने लगा है। पीएम मोदी ने 2024 में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का विश्वास जताते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन रह गए हैं। अब आमतौर पर आंकड़ों के चक्कर में पीएम मोदी ने कहा कि मैं नहीं पढ़ता हूं, लेकिन देश का मिजाज देख रहा हूं। मुझे विश्वास है कि देश बीजेपी को 370 सीटें अवश्य देगा और एनडीए का आंकड़ा 400 के पार रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों के लिए होगा और अगले हजारों वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। देखिए, देश के 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य पर मुझे अपार भरोसा है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। और इसी बीच मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए। देखिए, पिछले 3 से 4 दिन से बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक चल रही है दिल्ली में और सुबह तक ये मंथन हो रहा है। सुबह 3:15 बजे तक ये बैठक हो रही है और बड़े खुलासे जब लिस्ट आएगी, कुछ ही दिनों में यहाँ लिस्ट आ जाएगी और जब लिस्ट आएगी तो कुछ नए चेहरे भी इस लिस्ट में शामिल होंगे, कुछ बड़े नाम भी इस लिस्ट में शामिल होंगे और ये भी साफ हो जाएगा आखिर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। अब बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी मुख्यालय में अभी भी कहीं ना कहीं जारी है और इसमें पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई दिग्गज शामिल हैं। इस बैठक के बीच कयासों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी अपनी पहली लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक आज बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, लेकिन अभी भी लगातार इस पर डाउट है। लेकिन आने वाले 1 से 2 दिनों में ये लिस्ट जारी हो सकती है। अब देखिए, इस लिस्ट में पीएम मोदी का भी नाम शामिल होगा और वे वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। अब सूत्रों के हवाले से जो खबरें आई है, लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित करीब 155 लोगों के नाम शामिल होने की चर्चा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नारा गढ़ लिया है, अब की बार 400 पार। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 282 सीटें उन्होंने जीती थी, जबकि एनडीए का आंकड़ा 336 का था। इसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, तो एनडीए गठबंधन का आंकड़ा 350 पार था। अब पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए 370 सीट और एनडीए के लिए 400 पार सीटों का लक्ष्य रखा है। बड़ा सवाल यह है कि कैसे होगा मोदी का सपना साकार।
और इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि सवाल यह उठता है 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 और एनडीए के 400 पार सीटों का सपना कैसे साकार होगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कैसे होगा मोदी का सपना साकार। देखिए, पीएम मोदी के टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी को 2019 की तुलना में इस बार 67 सीटें यानी कि 67 सीट ज्यादा जीतनी होगी। एनडीए को भी अपना आंकड़ा पिछली बार के मुकाबले बढ़ाना होगा। अब ऐसे में हम बताते हैं कि आखिर एनडीए के 400 पार का गणित क्या है। बीजेपी और उसके गठबंधन के सहयोगी दलों को किन किन राज्यों में फायदा तो कहां सियासी नुकसान की संभावना है, ये भी देखिए। उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 193 सीटें हैं। अब इन राज्यों में फिलहाल 177 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के लिए चुनौती है कि इन राज्यों में अपनी सीट न सिर्फ बरकरार रखे बल्कि इसकी संख्या में इजाफा भी करे। उत्तर भारत के इन 11 राज्यों में बीजेपी की सीटों की बहुत ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं दिख रही। महाराष्ट्र, बंगाल, असम, गुजरात और कर्नाटक में 2019 चुनाव वाले प्रदर्शन को 2024 के चुनाव में दोहराना होगा। अब देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी को 18, महाराष्ट्र में 23, कर्नाटक में 25 और गुजरात की सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं अगर 2024 यानी कि इस साल चुनाव में बीजेपी के लिए फायदे की उम्मीद दक्षिण भारत के राज्यों में हो सकती है। अब दक्षिण में जैसे कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अलावा पुडुचेरी और लक्षद्वीप की 131 सीटों में से बीजेपी 2019 में महज 30 सीटें ही जीत सकी थी और इसीलिए दक्षिण भारत के इन राज्यों में बीजेपी के पास होने के लिए कुछ नहीं है बल्कि इजाफा करने का ही है। 2024 में 400 पार का गणित आपको बता दें, पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी 2014 और 2019 की चुनावी जंग फतह करने के बाद अब 2024 उतरने जा रही है। कश्मीर से बिहार तक उत्तर भारत के इन राज्यों में 245 सीटें आती है, जिनमें पंजाब छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी बेहतर स्थिति में है। अब इसके बावजूद उत्तर भारत के राज्यों की सभी सीटें यानी 245 सीटें पर जीतना आसान नहीं है, लेकिन 2019 की तुलना में उसकी सीटें बढ़ सकती है। 400 का आंकड़ा पार करने के लिए एनडीए को केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में अपनी सीटें जो है वो बढ़ानी होगी, यानी कि वहां आंकड़ा बढ़ाना होगा, क्योंकि इन्हीं राज्यों में बीजेपी के पास जीतने का मौका दिख रहा है। अब गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान की अधिकतर सीटें बीजेपी के पास पहले से ही है, यानी कि वो सेफ है। बिहार में जेडीयू को फिर से साथ ले लिया है, जिसके बाद 2019 की तरह क्लीन स्वीप हो सकता है। अब ऐसे में बीजेपी के पास जिन राज्यों में सीटें बढ़ाने का मौका है उसी आधार पर 400 पार का आंकड़ा हासिल हो सकता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन ने 2019 में 80 लोकसभा सीटों में से 64 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और 16 सीटों पर हार मिली थी। 2024 में सपा और बसपा के यूपी में अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। 2024 में इसी तरह की स्थिति थी, तब बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी और 2 सीटें उसके सहयोगी को मिली थी। फिर से वैसे ही नतीजे की उम्मीद बीजेपी ने लगा रखी है और अपना कुनबा भी बढ़ा लिया है और इस तरह बीजेपी को यूपी से 8 से 10 सीटों का इजाफा हो सकता है। अब दक्षिण पर टिकी बीजेपी की उम्मीद एनडीए के 400 पार के आंकड़े पार करने के लिए दक्षिण के तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जीत दर्ज करनी ही होगी, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग राज्य के तौर पर बनाना होगा बीजेपी को। इन राज्यों में कुल 104 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें हैं जो तेलंगाना में मिली थी। कर्नाटक में बीजेपी ने जेडीएस से गठबंधन करके राज्य की 29 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी ने एक बार फिर टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है। अब आंध्र प्रदेश में खाता खोलने की चुनौती है, जो तेलंगाना में बीजेपी को अपनी 4 सीट को बढ़ाकर 6 से 8 करनी ही होगी। केरल और तमिलनाडु में बीजेपी लगातार मशक्कत कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले एक्टर थलापति विजय ने तमिलनाडु में राजनीतिक पार्टी लॉन्च की है, जिसका नाम तमिझगा वेत्री कड़कम रखा गया है।
अब बीजेपी की नजर दक्षिण के फिल्मी स्टार्स पर भी है, जिसके जरिए मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने की है। केरल में पिछले दिनों पीएम मोदी ने एक्टर राजनेता सुरेश गोपी की बेटी की शादी में शिरकत भी की थी। देखिए, लगातार जो बीजेपी है ना, वो दक्षिण में जो स्टार्स है उनकी तरफ रुख कर रखी है, क्योंकि स्टार्स का दबदबा बहुत होता है साउथ इंडस्ट्री में, साउथ साइड पे। और यही वो कोशिश है जो बीजेपी यहाँ पर कर रही है कि स्टार्स को अपने साथ जोड़ा जाए, जिससे जनता जुड़े, और जनता जुड़ेगी तो जाहिर सी बात है वोट्स आएंगे। अब राम मंदिर को सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ बताई गई। कैसे बीजेपी राम मंदिर को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताने में जुट गई है। प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से बीजेपी ने विपक्ष को अगले आम चुनाव में पूरी तरह अलग थलग कर देने की रणनीति है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी किसी एक मंदिर या सिर्फ भगवान राम से जोड़कर नहीं पेश कर रही, इसे अपनी विरासत की वापसी के प्रतीक के रूप में पेश कर रही है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि बीजेपी और पीएम मोदी ने देश का माहौल पूरी तरह से राममय कर दिया, जिसके चलते विपक्ष के लिए बहुत ज्यादा राजनीतिक स्पेस उत्तर भारत के राज्यों में तो नहीं बच रहा है। वह कहते हैं कि संघ जिस तरह से राम मंदिर को लेकर घर घर माहौल बना रहा है, उससे बीजेपी के लिए जमीन तैयार हो गई है और राम मंदिर के सिवा कोई दूसरी बात हो ही नहीं रही और लोग कुछ सुनना ही नहीं चाहते। उनके लिए ना तो रोजगार मुद्दा है और ना ही महंगाई। अब ऐसे में कोई कुछ भी कर ले, 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए हो ही नहीं सकता। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपना मुख्य एजेंडा राम मंदिर से इर्द गिर्द रख रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा लोगों को अपने इतिहास पर गर्व करने का मौका दे रही है और बीजेपी के इस नैरेटिव का काउंटर फिलहाल तो नहीं दिख रहा। विपक्षी गठबंधन का अभी तक कोई ठोस प्लान नहीं है। राम मंदिर के नैरेटिव को लोकसभा चुनाव में काउंटर करने का विपक्षी गठबंधन का कोई ठोस प्लान नहीं है। देखिए, अब हम इस पर चर्चा भी करेंगे, लगातार कुछ सवाल यहाँ पर जानेंगे कि आखिर कैसे ये पूरा चुनाव कैसे राम मंदिर के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब ऐसे में राम मंदिर कहीं ना कहीं बीजेपी के हिंदुत्व के नैरेटिव को और मजबूत करेगा। बीजेपी ऐसे मुद्दे को भुनाने की कोशिश जरूर करेगी जिसके लिए उसने लंबा संघर्ष किया हो। विपक्ष भले ही महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठा रहा हो, लेकिन राम मंदिर और राष्ट्रवाद के आगे वह उतना प्रभाव शायद ना छोड़ पाए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ना जाकर विपक्ष ने बीजेपी को उसे हिंदू और राम विरोधी ठहरा देने का भी मौका दिया है। कांग्रेस पर तो बीजेपी पहले ही भगवान राम को काल्पनिक कहने को लेकर हमलावर रहती है और प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पीएम मोदी ने कहा वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी, लेकिन ऐसे लोग बारात की धार्मिक और सामाजिक भाव को नहीं समझते। अब ऐसे लोग भारत की समरसता को नहीं जानते। राम मंदिर निर्माण किसी आग को नहीं, ऊर्जा को जन्म देता है। तो देखिए, अब हमारे साथ हम आपको बता दें कि लाल सिंह फौजदार अब हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे कुछ तमाम सवालों को लेकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और जाहिर सी बात है कुछ सवाल जो यहाँ पर उठते हैं उसको लेकर हम लाल सिंह फौजदार से चर्चा करेंगे। लाल सिंह, सबसे पहले तो ये, क्योंकि 3-4 दिनों से लगातार जो है मीटिंग्स चल रही है दिल्ली में, जहां पर तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता मौजूद है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और खबरों में भी आ रहा है कि सुबह 3:15 बजे तक ये बड़ी मीटिंग चल रही है। क्या मायने इस मीटिंग के, सबसे पहला, और लिस्ट कब तक जारी हो सकती है? देखिए सोनल, बिल्कुल सुबह 3:15 बजे तक मीटिंग चली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने की रणनीति है वो ऐसी है। मैं आपको जिक्र कर देता हूँ, इससे पहले जब विधानसभा का चुनाव था और अमित शाह मीटिंग ले रहे थे जयपुर में, तो उस वक्त हम कवरेज पर थे, तो चर्चा ये हो रही थी कब तक ये मीटिंग चलेगी। तो मैंने उनके साथ आने वाले से पूछा कि कब तक ये मीटिंग चलेगी, तो बोले भाई साहब 1 या 2 बज सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब मीटिंग करके आ रहे थे अगली रात को तो 2:30 बजे तक मीटिंग चली थी। तो ये पार्टी की रणनीति है, 3 बज जाए 4 बज जाए, पार्टी एक एक सीट पर मंथन करती है, एक एक सीट पर चिंतन करती है। तो ऐसे में सोनल, ये तो कोई बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। 3 भी बज सकते, पूरी रात भर निकल जाती है मीटिंग्स में, क्योंकि पार्टी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। विराट लक्ष्य के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है। सनातन के रथ पर सवार भारतीय जनता पार्टी इस बार एक इतिहास रचने की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि इतिहास आसान नहीं है। 1984 के इतिहास को ब्रेक करना है, आसान नहीं है। दक्षिण में कमल को खिलाना है, आसान नहीं है। जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था सोनल, 4 जो राज्य हैं उनकी अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल,
इन 4 राज्यों में कुल मिलाकर 101 सीटें और बीजेपी के पास केवल 4 सीट है। ऐसे में आप कल्पना करिए कि इन राज्यों में पार्टी को अपनी सीटें बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ रही है। यही वजह है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पार्टी ने कोशिश ये की कि सोनल, ये पूरा देश एक रूप में नजर आए, एक भाव में नजर आए, एकात्मकता का भाव नजर आए, एकता का भाव नजर आए। इसीलिए उन्होंने जब अनुष्ठान किया तो दक्षिण के मंदिरों से शुरुआत की, 11 दिन तक लगातार उपवास किया और दक्षिण के मंदिरों में विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद तमाम नदियों का, तमाम मंदिरों का जो जल वो लेकर आए और अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ तो वहाँ ये दिखाने का एक था प्रयास कि पूरा भारत एक है। दक्षिण उत्तर में उसको नहीं बांटा जा सकता, भाषाई और क्षेत्रीय आधार पर भारत क्योंकि लाल सिंह यहाँ बड़ी बात ये खड़ी होती है कि दक्षिण में कहीं ना कहीं बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें हैं और 4 सीटें होने के कारण कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल यहाँ पर ये ग्राफ दिखता है, जो बीजेपी का कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजबूती यहाँ कम दिख रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार पीएम मोदी दक्षिण के कई जगह पर वो गए, उन्होंने वहाँ पर संबोधन भी किया, लोगों से बातचीत भी की, मंदिरों में भी गए, लोगों के बीच जाकर भी बातचीत की। अभी के सिनारियों में क्या ग्राफ आपको लगता है कि दक्षिण में कितना ग्राफ बीजेपी का इस बार उठ सकता है? देखिए बिल्कुल सोनल, अगर हम पार्टी की रणनीति की बात करें तो पार्टी उन राज्यों पर विशेष फोकस कर रही है जहां उनको सीटें बढ़ानी है। आप देखिए महाराष्ट्र में उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि पिछली 2019 की तुलना में अधिक सीटें कैसे जीती जाएं। बंगाल पर पूरा फोकस किया जा रहा है। बिहार में हाल ही में नीतीश कुमार को अपने पाले में लेने के बाद एक बार फिर तैयारी है क्लीन स्वीप करने की, यानी कि एक एक राज्य की अलग रणनीति बनाई जा रही है। और यही नहीं सोनल, पार्टी ने यह भी तय किया है कि हर विधानसभा का एक सर्वे हर लोकसभा का एक सर्वे किया जा रहा है और उस लोकसभा के आधार पर कि कौन कैंडिडेट जिताऊ हो सकता है, उसके बाद अगर वो मान लो उस इतर पार्टी में भी है तो उसको कैसे अपनी पार्टी में लाया जाए, इसके लिए भी अलग से टीम काम कर रही है। यानी कि खुद की अगर पार्टी में कोई मजबूत चेहरा है सांसद के इतर, यानी कि ये सर्वे जो किया गया है बड़ा विस्तृत सर्वे हुआ है सोनल, क्योंकि एक तो जो मौजूदा सांसद है उसको लेकर कि उसका फीडबैक क्या है, उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं। दूसरा, वहाँ 3 बड़े जो भाजपा के चेहरे कौन कौन से हैं और अगर उनसे भी बड़ा कोई चेहरा अन्य पार्टी में है तो उसको कैसे अपने पाले में लाया जाए, इसकी भी तैयारी हो रही है। यानी कि पार्टी ने हर हाल में तय किया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी 370 के पार को और एनडीए 400 के पार के लक्ष्य को तय करे। अच्छा लाल सिंह, क्योंकि अगर यहाँ पर हम थोड़ी महिलाओं की भी कर लेते तो देखिए 2019 में केवल 53 जो महिलाएं थी उनको बीजेपी ने टिकट दिया था। वहीं अगर 2024 की बात करें, क्योंकि इससे पहले 33% का जो ये बड़ा परसेंटेज है, अब कहीं ना कहीं 33% माना जाए तो यानी कि 70 महिलाएं यहाँ पर जो है बढ़ गई है जिनको टिकट दे सकती है बीजेपी। क्या लगता है कि महिलाओं से कितना ज्यादा योगदान रहेगा बीजेपी के वोट्स में? देखो 2014 के बाद लगातार हम अगर वोट शेयर पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में महिलाओं का मतदान लगातार बढ़ा है। पिछले 3 जो राज्यों का चुनाव हुआ उसमें अगर हम देखें तो हर राज्य में ये पाया गया है कि महिलाओं ने मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक किया है। और शक्ति वंदन अधिनियम जो लागू किया गया है उसके बाद पार्टी के पास एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि लोकसभा के इस चुनाव में महिलाओं को अधिक से अधिक वोट टिकट दिया जाए। कारण क्या है? क्योंकि महिलाओं का जो लगातार वोट ऑफ परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ रहा है उसको कैसे बदस्तूर जारी रखा जाए, एक बहुत बड़ी ताकत है महिला। और एक बदलते परिवेश में एक बात और है सोनल कि हम अगर देखें नजर, एक जमाना था जो लंबी लंबी कतारों में पुरुषों की कतारें लंबी दिखती थी, लेकिन अब हम जब चुनाव में देखते हैं, कवरेज पर जाते हैं तो महिलाओं की बहुत लंबी लंबी कतारें निकलती हैं। यानी कि महिलाएं अपने मताधिकार की ताकत को समझते हुए कई स्थानों पर तो ये देखा जाता है कि पुरुषों के बनस्पत महिलाएं अधिक मतदान कर रही हैं। इस बात को भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है कि महिलाएं आज अपने मताधिकार की ताकत को समझते हुए किस तरह मत का प्रयोग कर रही हैं और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में महिलाओं का मत नजर आ रहा है, रुझान नजर आ रहा है, वो कैसे बरकरार रहे, इसके लिए पार्टी ये मैसेज देना चाहेगी कि वो अधिक टिकट महिलाओं को दे रही है। और ये तय मानिए इस बार के चुनाव में महिलाओं को अधिक टिकट मिलेगी, युवाओं को अधिक मौका दिया जाएगा। और ऐसे चेहरे जिनको लेकर जैसा मैंने अभी कहा सोनल की अगर कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी का भाव है या कहीं भी नेगेटिव रिपोर्ट किसी भी सांसद के लिए आई है, चाहे वो मौजूदा दौर में कितना भी बड़ा नेता क्यों नहीं हो, पार्टी बिल्कुल झिझक नहीं करेगी, उसका टिकट काट दिया जाएगा और नए चेहरे को जगह दे दी जाएगी। क्योंकि पार्टी के लिए केवल सबसे बड़ा लक्ष्य है कैसे 370 के लक्ष्य को हासिल किया जाए, एनडीए कैसे 400 पार के लक्ष्य को हासिल करे। ऐसे में हर रणनीति पर काम किया जा रहा है, हर लोकसभा वार माइन्यूटली सर्वे किया जा रहा है और उस रिपोर्ट के आधार पर जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि 3:30 बज गए मीटिंग में, क्योंकि
क्योंकि एक एक सीट पर गंभीर चर्चा हुई है। बिल्कुल, और बहुत जरूरी भी है लाल सिंह एक एक सीट पर गंभीरता से बात करना, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है, छोटा मोटा चुनाव नहीं है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों को अच्छे से समझाने के लिए, उनकी जानकारी देने के लिए। और देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी का एक मेन एजेंडा राम मंदिर भी रहा है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फलता यहाँ पर दिख रहा है खुद बीजेपी के लिए। और बीजेपी खुद राम मंदिर को एक बहुत बड़ा अपने लिए इस साल का कहीं ना कहीं एक मुद्दा समझती है, क्योंकि जो किसी पार्टी ने नहीं कर दिखाया वो बीजेपी ने करा। ऐसा कई बार बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने कहा है। लेकिन अब ये देखना होगा लोकसभा चुनाव में, पहली बात तो है कि लिस्ट कब जारी होती है, जैसे लिस्ट जारी होगी उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज तो बेधड़क शो में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सच बेधड़क के साथ। नमस्कार।